चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज। हाँ, क्या कलर बढ़िया है? तारीफ करो, पूरी कर दिया करो, आधे अधूरी क्या करते हो? शर्ट ठीक है, कलर ठीक है। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है। लास्ट अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कर लिया था, ठीक है? हाँ हाँ, टेबल तो साइंटिस्ट की थी ना, वो साइंटिस्ट में बाद में दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अपन ने डिस्कस किया था। एक तो ये मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, ठीक है? इसमें आपको डिफरेंस और मेजर फर्क पता होना चाहिए कि प्लांट फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। अब देखो एक एक करके। सबसे पहले प्लांट फोटोसिंथेसिस की बात करें। प्लांट फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन डोनर, प्लांट फोटोसिंथेसिस का इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर है, इसलिए क्या रिलीज होती है? और ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कैसा होता है? ऑक्सीजनिक। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन डोनर H2S, इसका मतलब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, और इसका मतलब फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? अब आप बैठ भी गए। अब क्या आपको टेबल खिसका नहीं है ताकि आप बोतल निकाल सको? तो आपने बोतल उसमें फंसा रखी है, ठीक है? अब एक मिनट, नेक्स्ट चीज, ये तो पहला डिफरेंस आया। दूसरा डिफरेंस होता है लोकेशन का। प्लांट फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट। अब बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्या? मीजोजोम्स पर फोटोसिंथेसिस होगा? क्रोमैटोफोर्स। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, तो यहां पर होते हैं क्रोमैटोफोर्स। ये सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहां पर मिलेंगे? क्रोमैटोफोर्स। दूसरा, प्लांट के अंदर कितने फोटो सिस्टम काम करते हैं? दो, PS1 एंड PS2 ऑपरेट। लेकिन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में केवल एक ही फोटो सिस्टम काम करता है, PS1। अब एक नया टर्म है, मैं यहां पे लिख तो रहा हूं बट हम देखेंगे। रेड ड्रॉप प्लांट में देखा जाएगा, यहां पर नहीं देखा जाएगा। हाँ, अभी हम देखेंगे ये रेड ड्रॉप क्या होता है। तो ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और प्लांट फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस है। अभी बताऊंगा। हाँ, क्यों नहीं है? जरूर, PS2 है ही नहीं उसमें, वो पिगमेंट ही नहीं है उसमें, वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है ही नहीं, 680 से नीचे या 680 वाला है ही नहीं क्लोरोफिल। वो भाई बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल होता है क्या? नहीं होता ना। बैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। ये इनके पिगमेंट्स हैं फोटोसिंथेटिक। क्या निकलेगी बताओ आप?
लिख लिया? इतना गुस्सा है आपको, किताब गिरा रहे हो आप? किताब पे नहीं निकालोगे आप तो किसको गिराओगे? ये देख रहे हो आसपास वालों? ठीक है, अब तो लिख ही लिया होगा। हाँ, ये इसी डर से पृथ्वी जी की मुझे पूरी आ ही नहीं पाई। ये मतलब सिर्फ अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर जोक को इतना स्पोर्टिंगली लेते हैं पृथ्वी जी, ये बहुत बड़ी बात है। क्या है ये? क्या है ये? पोस्टमैन स्पिरिट। हाँ, वो मैंने, आपने कभी भी पृथ्वी जी को गुस्सा होते हुए नहीं देखा है, कितना भी आप उस मतलब, तो अगर इफ यू कैन लाफ ऑन योर सेल्फ, उससे अच्छी चीज ही नहीं है। नहीं, बट फिर भी ये आपने मतलब इफ यू कैन लाफ ऑन योर सेल्फ, तो उससे फिर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नहीं, बट मतलब ये कभी बुरा नहीं मानते। पृथ्वी जी, अच्छा, एक मिनट, क्या क्या आपको जलाने वाले थे? कैसे? गुस्से से? अच्छा, अब अपने पास रेड ड्रॉप। अब देखो रेड ड्रॉप का सिग्निफिकेंस, या रेड ड्रॉप कब आया? ये तब की बात है रेड ड्रॉप, जब प्लांट में ये नहीं मालूम चला था कि दो फोटो सिस्टम्स काम करते हैं। हमको पता है प्लांट में पहले क्या डिस्कवर हो गया था? PS1, और PS1 डिस्कवर हो गया था, मतलब PS1 को अपन P700 भी कहते हैं। मतलब हमको ये मालूम चल गया था कि प्लांट मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ये 700 नैनोमीटर्स पर दर्शाता है, ये पता था। अब क्या हुआ? रेड ड्रॉप का मतलब है, जब एमर्सन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि अगर आप प्लांट को केवल 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट दो, अगर आप एक्सपेरिमेंटली प्लांट को केवल 680 नैनोमीटर से ज्यादा का लाइट दो, 680 नैनोमीटर से ज्यादा का मतलब है रेड और फार रेड, तो उन्होंने देखा कि जब आप प्लांट को 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट देते हो केवल, तो प्लांट की फोटोसिंथेटिक रेट गिर जाती है, उसमें गिरावट देखी जाती है, यानी ड्रॉप देखा जाता है, उसे कहते हैं रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप का मतलब है जब आपने प्लांट को केवल रेड और फार रेड, केवल 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट दी, तो उनकी फोटोसिंथेटिक रेट में गिरावट आ गई, जिसे कहते हैं रेड ड्रॉप। अब आपको मालूम होना चाहिए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 680 नैनोमीटर से ज्यादा पर केवल PS1 काम करेगा, केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, नॉन साइक्लिक हो नहीं पाएगा, PS2 काम नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेटिक रेट गिर जाती है। तो एमर्सन ने उसके बाद अपना एक इफेक्ट दिया जिसे कहते हैं इनहैंसमेंट इफेक्ट। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, प्लांट को 680 नैनोमीटर से ज्यादा के साथ साथ 680 नैनोमीटर की लाइट भी दे दो। साथ लाइट दोगे तो प्लांट में
PS1 तो ऑपरेट कर ही रहा था, अब PS2 भी करेगा, मतलब प्लांट में दो फोटो सिस्टम ऑपरेट करेंगे और तब फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो अब बैक्टीरिया के अंदर तो PS2 होता ही नहीं, बैक्टीरिया में केवल PS1 है, तो बैक्टीरिया में रेड ड्रॉप नहीं देखा जाता। रेड ड्रॉप केवल किस में देखा जाता है? प्लांट में। और रेड ड्रॉप आने के बाद पता चला कि प्लांट में एक एडिशनल फोटो सिस्टम PS2 भी काम करेगा। रेड गिर जाएगी, उसको रेड ड्रॉप कहते हैं। अब पता चला कि यार क्यों गिर रही है, इसका मतलब कुछ और भी चीज होगी, तो उन्होंने 680 वाली लाइट भी दी, तो उन्होंने देखा 680 से ज्यादा दे रहे थे, 680 की लाइट भी दी तो PS2 भी काम करा, PS1 PS2 दोनों साथ में काम करेंगे, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाएगी। बैक्टीरिया, हाँ, तो बैक्टीरिया में PS2 है ही नहीं ना, तो रेड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट काम करेगा क्या? तो एक ही सिस्टम है, उसका काम वो 700 से ज्यादा पे ही काम करता है, वो काम ही नहीं करता उस लाइट के नीचे, तो उसमें रेड ड्रॉप देखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, लिखेंगे रेड ड्रॉप when plants are irradiated with या गिवन, अगर when plants are given light of only greater than 680 nanometers, light of only greater than 680 nanometers, the photosynthetic rate declines. The photosynthetic rate declines. ब्रैकेट में since only PS1 operates. This is called red drop. ठीक है, फिर नेक्स्ट एमर्सन्स इनहैंसमेंट इफेक्ट। Emerson's enhancement effect. When plant is given light, when plant is given light of both, when plant is given light of both 680 nanometers and greater than 680 nanometers, when plant is given light of both 680 nanometers and greater than 680 nanometers, the photosynthetic rate increases. The photosynthetic rate increases. The photosynthetic rate increases. This is called the enhancement effect. This is called the enhancement effect, and it led to the discovery of two photosystem in plants. And it led to the discovery of two photosystems in plants. Two photosystems in plants.
प्लांट मतलब फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया का एंड प्रोडक्ट कार्ब बनाएगा तो शुगर, क्या प्रॉब्लम है, बनाएगा तो शुगर ही, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो वही बनाएंगे, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा ना। आपको रिड्यूस कौन कर रहा है, कार्बन, 6 कार्बन शुगर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है ना, तो वो तो है, बट H2S है H2O की जगह, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, बाकी तो सिस्टम सेम ही काम कर रहा है ना। हाँ, तो क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं तो उनका रोल अलग हो गया ना। बैक्टीरियल, देखो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में PS1 का साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही काम करता है, बट अब वो डिटेल में तो अपन इतना जान नहीं सकते, बट उसमें नॉन साइक्लिक जेड स्कीम होती नहीं है बैक्टीरिया में, देयर इज नो जेड स्कीम। अब आता है एक पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। देखो ये हम इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ये एक पोल्यूटेंट होता है और ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्लांट को कैसे नुकसान पहुंचाता है, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को इनहिबिट कर देता है, और वाटर का फोटोलाइसिस इनहिबिट होगा तो कौन सा फोटो सिस्टम अफेक्ट होगा, PS सेकेंड। तो लिख लेंगे पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। Secondary pollutant, it inhibits photolysis of water and thereby affects PS second. Inhibits photolysis of water and thereby affects PS second. एक क्वांटम यील्ड होती है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो उसमें सवाल होता है, नीट में नहीं आएगा। क्वांटम यील्ड कहता है कि आपको ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए कितने लाइट एनर्जी, फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली इसमें एक ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए 8 फोटॉन्स चाहिए, तो क्वांटम यील्ड कितना हो जाता है, 12.5%। नीट नहीं पूछ रहा, बट अगर आप कोई मॉड्यूल कोई भी सॉल्व कर रहे हो तो उसमें क्वांटम यील्ड का सवाल हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि फोटो सिस्टम फर्स्ट हो या फोटो सिस्टम सेकेंड हो, दोनों को एक्टिवेट या एक्साइट करने के लिए 2-2 फोटॉन्स चाहिए। तो कितने हुए, 4, लेकिन एक बार नहीं चलेगी साइकिल, कितनी बार चलेगी, 2 बार, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज तब होगा जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 4 और 4 कितने फोटॉन्स हो गए, 8। तो क्वांटम यील्ड 12.5%। फिर एक हिल रिएक्शन, पहाड़ों पर होता है, नहीं हिल साइंटिस्ट का नाम था। अब देखो हिल रिएक्शन मतलब हिल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कहां से आता है, वाटर से। तो देखो उन्होंने क्या किया था, उनको ये पता करना था कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो वाटर से आ रहा है, इसका मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वाटर का ऑक्सीडेशन को स्टडी करने के लिए उनको एक ऐसा सिस्टम लेना था, एक ऐसा एजेंट लेना था जो खुद रिड्यूस हो। तो उन्होंने क्या यूज किया, फेरिसाइनाइड, मतलब आयरन का कौन सा फॉर्म लिया, फेरिक फॉर्म। तो जब आप आयरन का फेरिक फॉर्म लोगे वाटर के साथ, तो वाटर का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो आयरन का क्या होगा, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हिल रिएक्शन, जिन्होंने फेरिसाइनाइड को फेरोसाइनाइड में रिड्यूस करवाया, और उससे यह मालूम चला कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहां से आती है, वाटर से आती है। तो लिख लेंगे हिल रिएक्शन में, हिल कंफर्म्ड
Hill confirmed that the oxygen released during photosynthesis comes from water. Oxygen released during photosynthesis comes from water. इस पे देखो क्वेश्चन बहुत तरह के बना सकते हैं, अपन ने देखा भी था कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को रेडियो लेबल करता हूं, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को रेडियो लेबल करते हो तो रेडियो एक्टिविटी कहां देखने को मिलेगी? 6 कार्बन शुगर्स में, सही। और अगर आप वाटर के ऑक्सीजन को रेडियो लेबल करते हो, तो अगर आप वाटर के ऑक्सीजन को रेडियो लेबल करते हो तो वो रेडियो एक्टिविटी रिलीज्ड ऑक्सीजन में मिलेगी, ठीक है। तो ये हिल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। अब देखो साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन थे उसमें, शुरुआत में फर्जी थे। जॉन प्रेसले सबसे पहले उन्होंने बताया था फोटोसिंथेसिस के लिए एयर जरूरी है, फिर किसी ने बताया फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। उसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट एंगलमैन का है, वो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट। तो देखो एंगलमैन ने क्या किया था, एंगलमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें सनलाइट यूज की। सनलाइट को किससे पास किया? प्रिज्म से। आपको पता है प्रिज्म उसको स्कैटर कर देता है, उसको सारे विबग्योर बिखेर देता है। तो सनलाइट के सारे अलग अलग वर्जन्स में उसको स्कैटर कर देता है। अब इन्होंने क्या किया, आगे ग्रीन एल्गी ले ली। ग्रीन एल्गी कौन सी ली उन्होंने? क्लैडोफोरा। ग्रीन एल्गी यूज की उन्होंने, क्लैडोफोरा। और उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने ये पूरा अपैरेटस सेट किया, एंगलमैन ने सनलाइट को प्रिज्म से पास किया, वो अलग अलग कंपोनेंट्स में टूटी, और उन्होंने देखा कि ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा के साथ साथ जहां जहां पर ब्लू और रेड था, ब्लू और रेड पर मैक्सिमम बैक्टीरियल ग्रोथ देखी गई। तो अब इस पे केस स्टडी वो क्या बना सकते हैं? तो आपको पता है क्या होगा, ऐसा क्यों? तो हमको पता है ब्लू और रेड पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। ब्लू और रेड पर अगर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा तो उससे बैक्टीरिया क्या क्या लेना देना? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का मतलब है मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज होगा, और जितना ऑक्सीजन रिलीज होगा उतना एरोबिक बैक्टीरिया वहां पर ग्रो करेगा। तो एक्शन स्पेक्ट्रा का बेसिक सिस्टम था। एंगलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम किस लाइट में हो रही है? ब्लू और रेड। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वहां ब्लू और रेड में हो रहा है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज ब्लू और रेड में है, इसलिए मैक्सिमम बैक्टीरियल ग्रोथ भी किस में होगी? ब्लू और रेड में होगी, ठीक है। तो इसको अपन ने फिर एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देख लिया था। मैक्सिमम लाइट भी कहां पर एब्जॉर्ब होगी? ब्लू और रेड में, क्योंकि क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन उसमें है। और एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज भी ब्लू और रेड में होगी, इसलिए बैक्टीरियल ग्रोथ भी सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में होगी। लिख लो इस फॉर्म में, ध्यान रहेगा। आपने कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को काला कलर कर दिया। अब आपने मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को काला रंग कर दिया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? रिडक्शन। किस में? 6 कार्बन शुगर C6H12O6। तो ये जो शुगर का ऑक्सीजन है वो कहां से आया? कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से। तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को काला रंग किया है, तो वो काला रंग कहां मिलेगा? शुगर में। वाटर के ऑक्सीजन को आपने हरा रंग डाल दिया ऑक्सीजन पे, तो वाटर के ऑक्सीजन का क्या होता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, तो हरा रंग किस में दिखेगा? रिलीज्ड ऑक्सीजन में। हाँ, मतलब हिलने तो कार्बन डाइऑक्साइड पे एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, उसने सिर्फ वाटर पर करी है। लेकिन ये क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए कहां पर मिलेगी रेडियो एक्टिविटी।
हाँ ठीक है। ठीक है, चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो ये अपन एक चीज, ये एब्जॉर्प्शन एक्शन क्या है, देखो एक काम करते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस को मैंने से 3 चीजों में डिवाइड कर देता हूं। फोटोसिंथेसिस में मुझे पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या है, लाइट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एनर्जी सोर्स आपके पास क्या है, लाइट। ठीक है, अब लाइट एब्जॉर्ब होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। अब देखो केस स्टडी, अब आप समझो, मैंने आपको एक लेबोरेटरी दे दी और मैंने आपको लेबोरेटरी में ग्रीन एल्गी दे दिया और मैंने आपसे कहा कि आपको फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करना है और आपको यह पता करना है कि ये एल्गी कितना अच्छा फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो आपको क्या क्या चाहिए, अपैरेटस में आपको लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स चाहिए और आपको वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। अब देखो 2 चीजें, फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है, अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, वो आप 2 ही तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हो। कैसे, सोचो, मेरे को पता करना है कि एक एक्सपेरिमेंटल लैब में जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आप कैसे कैसे पता करोगे? तो आप 2 ही चीजों से पता कर सकते हो, या कितना शुगर बन रही है और कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। मेरे पास, मुझे फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है उसको मैं 2 ही तरीके से पता कर सकता हूं। लीफ के कलर से कैसे यार, लीफ, अच्छा तो स्टार्च के कलर से कैसे लीफ का कलर चेंज होगा यार? लीफ का कलर पिगमेंट के कारण दिखेगा, स्टार्च के कारण दिखेगा, आलू थोड़ी है वो। आप एक पत्ती को देखोगे तो पत्ती का कलर आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं देखो, सोच, आप इवैल्यूएट, आप सोच बहुत सारी सोचते हो, लेकिन आप सोचो लीफ के कलर से मुझे कैसे मालूम चलेगा कि कितना शुगर बन रहा है? अब इस पे आएंगे अपन। मैंने आपको एक, चलो एक प्लांट पार्ट, मैंने एक पत्ती दे दी, प्लांट इंटैक्ट पत्ती दे दी मैंने, और आप फोटोसिंथेसिस उसमें हो रहा है। आप कैसे इवैल्यूएट करोगे कि कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है? 2 ही चीजों से, कितना शुगर बनी, कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ। आसान क्या है? व्हाट इज मोर इजी टू इवैल्यूएट, रिलीज्ड ऑक्सीजन या कितना 6 कार्बन शुगर के ग्राम्स कैलकुलेट करना? आसान है। ऑक्सीजन रिलीज तो मेरे पास एक गैस चेंबर है, मेरे को पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है। 6 कार्बन शुगर ग्राम्स के लिए मेरे को बहुत इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, तो मेरे को आई कैन डू विदाउट दिस, क्योंकि मुझे पता है इसकी जगह ये मुझे बता देगा कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो लाइट एब्जॉर्प्शन मेरे पास क्या बन गया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एंड रिलीज्ड ऑक्सीजन बिकम्स माय कितना काम हो रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रा। भाई आप डिबेट कर सकते हो ना, देखो अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हो तो आपको वाई, सबसे इंपॉर्टेंट है वाई। मैं एक्शन स्पेक्ट्रा में ऑक्सीजन रिलीज क्यों ले रहा हूं? मैं एक्शन स्पेक्ट्रा में ये क्यों नहीं देख रहा कि कितना शुगर बन रहा है? आसान है। अब मैं शुगर कैलकुलेट करने जाऊंगा, ग्राम कैलकुलेट जाऊंगा, मेरे पास कॉस्ट बढ़ती जाएगी उस चीज की। अगर मैं आसान में कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इसलिए एक्शन स्पेक्ट्रा इज ऑक्सीजन रिलीज्ड। एक्शन स्पेक्ट्रा कुड ऑल्सो हैव बीन 6 कार्बन शुगर प्रोड्यूस, बट इट इज एक्सपेंसिव, इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। मेरे को घर में काम करना है, स्कूल में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं ये पता कर लूंगा। तो यही किया लोगों ने शुरुआत में। उन्होंने देखा कि जब एक्शन स्पेक्ट्रा बनाया, ये रहा विबग्योर, तो उन्होंने यही तो देखा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस रेंज पर है, ब्लू और रेड। और उन्होंने जब एक्शन स्पेक्ट्रा देखा तो उन्होंने देखा ऑक्सीजन रिलीज भी सर्वाधिक ब्लू और रेड पे। तो इन्होंने दोनों को सुपर इंपोज कर लिया। हां, जिस लाइट पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है
उसी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, वो एक्शन स्पेक्ट्रा है। एक्शन स्पेक्ट्रा आप दो तरीके से ले सकते थे। एनसीईआरटी ने या साइंटिस्ट ने किसको आसान बना के लिया? ऑक्सीजन रिलीज को। एंगलमैन ने तो एंगलमैन से ही पता चला सब एक्सपेरिमेंट्स, बट ये आप सोच रहे हो ये 19th सेंचुरी यार, कुछ कुछ तो 18th सेंचुरी है, फिर 19th सेंचुरी है, कितना पूरा। आप देखो यार, मतलब विजन देखो। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि दुनिया बहुत रेयरली बिजनेसमैन को याद रखती है, दुनिया वैल्यू ऐड करने वालों को, स्कॉलर्स को, साइंटिस्ट को, विजनरीज को याद करती है, जिन्होंने कुछ वैल्यू ऐड की। आज से 30 साल बाद अडानी अंबानी को लोग याद नहीं रखेंगे, रखे या नहीं रखे पता नहीं, लेकिन टेस्ला, लेकिन एलोन मस्क को याद रखेंगे। आप समझ, द पॉइंट इज, आप यू गो बैक। क्या होता है, हम लोग प्रेजेंट में रहते हैं ना, तो प्रेजेंट में पैसा सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगता है, और वो ठीक भी है, मतलब वो ठीक है। लेकिन जब आप 20 साल बाद हिस्ट्री जब आप देखते हो, और हिस्ट्री आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है। हिस्ट्री में आप कितने अरबपतियों को जानते हो? 50 साल पहले, 100 साल पहले कितने अरबपति थे? किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। उस जनरेशन में मालूम होगा, लेकिन 50 साल पहले कितना अरबपति थे, उससे पहले कितने मिलियनर्स बिलियन नहीं याद थे। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम को सब याद रखेंगे, आज से 50 साल लेगेसी उनकी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई, कुछ ऐसा वैल्यू ऐड किया सिस्टम में जो जरूरी था। तो वही, इसलिए साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन याद रखते हो आप लोग, इसलिए नोबेल प्राइज को लोग याद रखते हैं। कितने मल्टी मिलियनर्स को याद रखोगे आप आगे चल के 50 साल बाद? नहीं, अभी तो याद रहेगा। करंट जनरेशन है, इसका एक कारण है, क्योंकि क्या होता है, स्कॉलर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इनका स्ट्रगल होता है लाइफ में, और स्ट्रगल को अपन ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते जब तक वो स्ट्रगल सक्सेस नहीं बन जाता। जब तक वो स्ट्रगलिंग है, आप देख लो हर साइंटिस्ट की लाइफ, आप वॉटसन एंड क्रिक की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, पूरा जीवन उन्होंने स्ट्रगल में निकाला। आइंस्टीन, लोग इनको कदर नहीं करते थे, लोग इनको पूछते नहीं थे, मतलब आप नहीं समझ रहे हो। एवरी विजनरी, इसलिए हर आदमी जो, क्योंकि उसको उस जनरेशन को लगता है ये गधा है, इसको क्या मालूम है, ये क्या बात कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, ऐसा थोड़ी होता। वो तुमसे आगे 10 साल, और 10 साल बाद उसकी पहचान होगी। अब मेंडल के साथ क्या हुआ? गालियां देते थे लोग उसको, गालियां लिटरली, एंड ही वॉज अहेड ऑफ इट। उसका प्रॉब्लम बेचारे का इतना था वो फैक्टर को बता नहीं पाया है क्या। वो का फैक्टर होता है, फैक्टर पेयर्स में होता है, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में। और ये कब की बात कर रहा है? 1856 टू 16, आप सोच रहे हो 1909 में जोहानसन ने बताया जीन क्या होती है। 50 साल पहले उसको फैक्टर की बात, पेयर में होता है, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाता है। प्रूफ नहीं था उसके पास, प्रूफ नहीं, उसने, लोगों ने पूछा है क्या, तो नहीं बता पाया क्या है। आज तो हमको मालूम है कि वो जीन है, पार्टिकल है, डीएनए है, केमिकली पता है अपन को, उसको वो नहीं बता पाया। बट विजन 1856 से 63, तो ये एवरी विजनरी, एवरी स्कॉलर, एवरी साइंटिस्ट इज ऑलवेज अहेड ऑफ देयर टाइम। वो 10 साल आगे, वो 15 साल आगे का सोच रहे हैं। और अगर आपने वही चीज अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर दी ना, आपको 10-15 साल तो नहीं सोचना है, 5 महीने तो आगे सोच सकते हो, ठीक है ना, 10 महीने आगे सोच सकते हो। अब आगे का, अब मतलब आपके आगे का 5 महीने या 6 महीने। अब देखो दिवाली की छुट्टियां, मेरे को आज बात भी हुई करनी थी, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, नया चैप्टर अब अपन दिवाली के बाद ही चालू करेंगे, क्योंकि मैं एक दिन चालू करूंगा तो फिर वो वैल्यू कोई काम का नहीं है। देखो जब है ना, बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई हैं, मतलब चेंजेस क्या आ गए, लेकिन आपका अगली बार नीट जो है वो लगभग मई में ही होगा, गिव और टेक 10-15 दिन ऊपर नीचे कर लो आप लोग। मई में आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है, ठीक है। जब अपन प्रेपरेशन की बात करते हैं ना, तो प्रेपरेशन के 2 हाफ्स होते हैं, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, बीच में इंटरवल, फिल्म जैसा। तो आपका दिवाली ब्रेक क्या है? वो इंटरवल पॉइंट है, ठीक है ना। इंटरवल पॉइंट का मतलब है इसके बाद आपके पास आधी जर्नी बाकी है। अगर 22 से 27 जितनी भी छुट्टियां आपकी हैं, 5 दिन की है, 6 दिन की है, 7 दिन की है, 8 दिन की है, 9 दिन की है, एक तो ऐसे जम के एंजॉय करना, मतलब बिल्कुल ऐसे त्योहार। हाँ, पड़ोसी के घर में सूतरी बम फोड़ो, उनके बेसमेंट में जाके फोड़ो, कांच फोड़ो, जो करना है करो, दैट इज वो सब अलाउड है, मतलब। लेकिन एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 8 दिन बम फोड़ते रहोगे तो उसका एसेंस ही खत्म हो जाएगा। आप नहीं समझ रहे,
अगर आप किसी भी चीज को ओवरडू करते हो ना तो उसका एसेंस ही खत्म हो जाता है। एक बहुत अच्छा जोक है, उसको आप छठी बार सुनोगे ना तो मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, आपको जो बहुत ज्यादा पसंद कोई गेम है उसको भी लगातार हर दिन 6-6 घंटे खेलोगे तो उसमें भी हड्डियां और पेशियां दुखेंगी। आपको लगता है सर आई लव टू प्ले फुटबॉल, तो आप पूरे दिन तो खेल ही नहीं सकते। एक दिन पूरा खेल दोगे तो अगले दिन नहीं खेल पाओगे, और लगातार 6 दिन खेलोगे तो शरीर की ऐसी तैसी होगी, कुछ नहीं होगा। तो द पॉइंट इज, इवन जो आपको लगता है कि मेरा सबसे प्यारी चीज है या जो मेरे को सबसे पसंद है, उसको भी आप ओवरडू नहीं कर सकते। शॉपिंग ओवरडू नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स आप कोई भी चीज को ओवरडू नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आपके पास पहले से एक स्ट्रैटेजी या एक पहले से प्लान होना चाहिए। अभी भी मुझे नहीं पता, अगर वो 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, 100 सारे के सारे हैं जिनको ये पता है कि उनको इस छुट्टियों में क्या करना है, बहुत अच्छी बात है। आप पहले से उन लोगों से आगे हो जिनको भी पता भी नहीं है कि 22 के बाद क्या करना है। ठीक है, और सबसे खराब जो जवाब मुझे मिलता है, और ये हमेशा से मिलता आया है, जब छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और जब हम पूछते हैं कि क्या किया, और जवाब आता है कुछ नहीं। ये बहुत कॉमन जवाब है, और आप में से 60% जनता यही करेगी, पता नहीं क्यों। आपसे पूछे क्या किया सर, कुछ नहीं किया। एक दिन निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, क्यों? क्योंकि आपके पास देयर इज नो प्लान ऑफ एक्शन। और जब प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती। एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत उदाहरण सा है। 22 से 27 दिवाली है, अगर आपके पास फ्राइडे को उन 7 या 8 दिनों का या 9 दिनों का या 10 दिनों का टाइम टेबल है, और वो आपको भी पता है और आपके घर वालों को भी पता है, तो थिंग्स बिकम अ लॉट ईजियर। आपको पता है कि शाम को 4 से 6 का टाइम मेरे दोस्तों से मिलने का है, बाहर घूमने का है, शॉपिंग करने का है, जो भी करने का है, ये आपको भी पता है और आपकी फैमिली को भी पता है। नो वन विल इंटरफेयर, क्योंकि उसके आगे का उसके पीछे का टाइम आपको पता है कि मेरे को रिवीजन करना है। लेकिन किसी का प्लान ऑफ एक्शन आपको पता ही नहीं है, आपने किसी को बताया नहीं। दोस्त आएंगे तो मम्मी अंदर बुलाएगी, आजा पढ़ ले, फिर आप चिढ़ोगे मेरे को कोई समझता ही नहीं है, आप लोगों की इस बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को नो वन अंडरस्टैंड्स मी। तुमने ऐसा क्या उखाड़ लिया बताओ जो पैसे तुमको जाने लोग या पहचाने या समझे। ठीक है ना, मैं फिर बता रहा हूं, इतने आप कभी भी एक व्यक्ति को उतना इंपॉर्टेंस देना ही अपने आप को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो दुख ही देता है, क्योंकि आपको कारण ही नहीं मालूम कि आप अपने इतने इंपॉर्टेंट क्यों। अभी भी आप लोगों को लगता है कि सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या इतने एक्सपेक्टेशंस। आप अपने आप पर अनड्यू बोझ डाल रहे हो, किसी को कुछ नहीं पड़ी। ये याद रखना, जिस दिन आपने ये रियलाइज कर लिया ना कि आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना आप लग रहा है आप हो। क्योंकि क्या होता है, जिस दिन आप फेल होते हो ना, आपको लगता है पूरी दुनिया की नजर आप पर ही है, क्योंकि 2-4 कॉल आ जाते हैं, और किसके आते हैं सबको पता है। हाँ, क्या हुआ। अब द पॉइंट इज कि यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जिस दिन आप ये रियलाइज कर लोगे ना कि आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, जिस दिन आप ये रियलाइज कर लोगे कि दुनिया की नजर आप पर नहीं है, तो बहुत आसान है चीजें करना। क्योंकि आपको गलतियों से भी डर क्यों लगता है? आप क्या करते हो, आप पेपर में गलतियां करने से क्यों डरते हो? नंबर कम हो जाएंगे। और नंबर कम क्यों हो जाएंगे? क्योंकि फिर वो लिस्ट में नीचे दिखेगा रहेंगे, फिर घर वाले पूछेंगे कि नंबर पढ़ क्यों नहीं रहा। ये सारे एट्रीब्यूट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप कंफर्टेबल ही नहीं हो। कि कंफर्टेबल किस चीज से नहीं हो, ये समझने के लिए कि आप एग्जाम क्यों दे रहे हो। मैं फिर बताता हूं और हमेशा बोलता आया हूं, अभी का पेपर जो आप देते हो संडे का, वो पेपर नंबर लाने के लिए नहीं दिया जाता। आप यहां पर नंबर 1 पर आ रहे हो, नंबर 3 पर आ रहे हो, 650 आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? में ये नंबर कोई वैल्यू करते हैं क्या? तो पहली चीज, टेस्ट देने का ऑब्जेक्टिव ही क्या है आपका? टेस्ट देने का ऑब्जेक्टिव है एक्सपेरिमेंट करना। सीख तो वैसे ही रहे हो यार, टेस्ट से कौन सीखता है? मैं नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। कितनी बार ऐसा होता है, आप लोग है ना ऐसे 50-50, 100-100 टेस्ट दे देते हो साल भर, फिर भी एग्जाम से पहले पूछते हो सर पहले क्या अटेम्प्ट करें। आप समझ रहे हो? पहला सवाल होता है सर पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करें, केमिस्ट्री। अरे हाउ वुड अ टीचर सजेस्ट? हाउ कैन आई कैन नॉट टेल यू कि विच टॉपिक यू शुड अटेम्प्ट फर्स्ट। मेरे को क्या पता आपकी स्ट्रेंथ क्या रही है 8 महीने में?
8 ये जो टेस्ट दे रहे हो इसके 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये पता हो जाना चाहिए मई तक आते आते कि मेरे को पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करना है, पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है। क्यों? अब उसमें भी साइकोलॉजी है, 2 चीजें। कैसे पता करोगे? मैं भी कैसे पता करूंगा, कोई साइंटिस्ट कैसे पता करेगा? हिट एंड ट्रायल। और क्या तरीका है? ऐसे रात में भगवान आएंगे बताएंगे ला वत्स जाकर पहले फिजिक्स कर? नहीं ना, हिट एंड ट्रायल है। और हिट एंड ट्रायल विल डिपेंड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, और पास्ट एक्सपीरियंस विल डिपेंड ऑन कि मेरे को कितना कंफर्टेबल। मेरे को सर मेरी फिजिक्स स्ट्रांग है, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे को लगता है मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, मुझे लगता है मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो आई वुड ऑलवेज अटेम्प्ट फिजिक्स फर्स्ट, क्योंकि इट इज माय स्ट्रांगेस्ट सब्जेक्ट। पहला कारण। दूसरा कारण 45 सवाल है, और 45 सवाल अगर मैं 40 मिनट में कर लेता हूं फिजिक्स सॉल्व, तो मैंने एक सेक्शन निकाल दिया और मेरे पास 2 घंटे से ज्यादा का समय। साइकोलॉजिकल बेनिफिट। ठीक है, मुझे लगता है मेरी फिजिक्स कमजोर है, मुझे लगता है केमिस्ट्री सबसे आसान आती है, जो फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि सर मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता हूं, पहले केमिस्ट्री में 30 मिनट में पूरा कर लूंगा। अगेन 2.5 घंटे से ज्यादा का समय है। 1 सेक्शन इज डन विथ ओनली 2 सेक्शंस लेफ्ट। उस समय आदमी ये नहीं सोचता कि 50% तो बायोलॉजी का पेपर बाकी है, नहीं सोचता, दिमाग चलता ही नहीं उतना। वो कहता है केमिस्ट्री इज डन विथ 2.5 घंटे ज्यादा का समय बाकी है, 2 ही सेक्शंस करने पॉजिटिव। किसी को लगता है नहीं सर मेरे को तो बायोलॉजी जबरदस्ती आती है, मैं तो गलती करूंगा ही नहीं, मैं तो उसमें 95% एक्यूरेसी से सवाल सॉल्व करूंगा। करो, बट मेरे को लगता है कि ठीक है, अगर कहीं इफ यू गेट स्टक और आपको लगता है कि 1.25 घंटे में आपका एक सेक्शन खत्म हुआ, अब 1.25 घंटे में आपका 50% पेपर हो गया है, लेकिन साइकोलॉजिकली सेक्शन 2 बाकी है। तो ये सारे जो डिबेट्स हैं, ये जो सारे साइकोलॉजी है, ये सारा एनालिसिस है, ये मुझे कैसे मालूम चलेगा जब मैं एक दिन, इस संडे को मैंने पहले फिजिक्स किया, फिर मैंने देखा मैंने पेपर कितना टाइम में कर पाया, अगली बार मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, अगली बार मैंने बायो किया, फिर मैंने कंसिस्टेंटली 3 बार पहले फिजिक्स किया, फिर मैंने 3 बार पहले केमिस्ट्री किया, फिर मैंने 3 बार बायो किया, फिर मुझे लगा मैं सबसे कंफर्टेबल कब था? अरे यार, जब मैंने पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट की। यू गॉट योर आंसर। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिवन एग्जाम, पहला ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड, टिक। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि यार मैं कितना सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं, मैं कितने इनकरेक्ट मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट इनकरेक्ट, ये सब होते हैं। अब आदत क्या होती है, हम लोग अंडरलाइन करते हैं। आपको पता है पेपर में एक लैग होता है, और वो सबके साथ होता है। क्या करते हो आप लोग? एक सवाल को 5 बार पढ़ते हो। पहला लिखा हुआ, आप क्या करते हो, क्वेश्चन आया, अरे इतनी सारी पता नहीं क्या, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पहला, अरे यार क्या था, विच ऑफ द स्टेटमेंट बी, क्या इनकरेक्ट। कितनी बार सवाल पढ़ा आपने? 3 बार। इसे कहते हैं लैग। आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपके 30-40 सेकंड और ऐसे, और अगर ऐसे 5 लाइनों का वो स्टेटमेंट दे रखा है, आउट ऑफ दिस, उस सवाल को आप 4 बार पढ़ते हो अनकॉन्शियसली, आपको सबकॉन्शियसली, अन तो नहीं, सबकॉन्शियस, आपको पता भी नहीं उस सवाल को 4 बार वापस एबीसी ने क्या पूछा क्या क्वेश्चन में, और उसी सेंटेंस को। तो जो टेक्निकल टर्म है, अगर इस पर आपने गोला मारा हुआ है, तो अगर आप भूल भी गए तो आपको सिर्फ गोला देखना है। ये 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे 10 सवालों में 1 मिनट बनता है, 2 मिनट, 5 मिनट बनते हैं, 10 मिनट, पूरे पेपर में 15-20 मिनट ऐसे कट डाउन करते हो। तो ये कैसे पता करेगा? जब टेस्ट दोगे। नंबर लाना तो आखिरी ऑब्जेक्टिव है। आप सोचो, पहला टेस्ट दिया, चैप्टर 1 आ रहा फिजिक्स का, 2 आ रहा केमिस्ट्री के, 3 आ रहे बायो के, क्या ही उखाड़ लोगे 6 चैप्टर? नीट में पेपर में तो सारे पूरा सिलेबस आना है, तो ये 6 चैप्टर से कितना ही प्रिपरेशन हो रही है आपकी? मतलब प्रिपरेशन इन चीजों की हो रही है, नंबर की नहीं हो रही है। आप 60% ला रहे हो, 80% ला रहे हो, 90% ला रहे हो, वो कोई पैरामीटर ही नहीं है मे के एग्जाम का, है ही नहीं पैरामीटर। नंबर का कहां से पैरामीटर है? ये सारी चीजें आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। गोले गलत भर के आ जाते हैं, क्राइम है। फिर बोलते हो किस्मत खराब। अरे काहे की किस्मत खराब? साल भर आपको दिया ही इसलिए गोले सही भरो। आप तो उसी में उलझे रहे कि मेरे नंबर ही नहीं आ रहे। अरे गोला तो तुमसे भरा नहीं जा रहा। अटेम्प्ट कौन सा पेपर करना है पहले पता ही नहीं है, किसको छोड़ना है पता ही नहीं है। मोमेंटम क्या होता है पेपर का? मोमेंटम होता है पहला सवाल सही किया, दूसरा सही किया, तीसरा सही किया, चौथा अपने आप सही होता है। कभी करके देखना, कभी एक्सरसाइज करना। एक
एक्सरसाइज करोगे ना मॉड्यूल का, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा अपने आप सही हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, अपने आप सही, मोमेंटम है चीज का। पहला अटक गए, दूसरे में फॉर्मूला, तीसरे में आंसर नहीं आया, चौथा आते हुए गलत करोगे, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन का जो बैगेज है, जो पैनिक है, वो चौथे क्वेश्चन में आएगा। तो ये कैसे पता चलेगा आप लोगों को? हर दिन थोड़ी कोई ये जब पता चलेगा जब आप ये दे रहे हो। और बेसिक कारण क्यों टेस्ट नहीं दिया? तैयारी नहीं थी। हम लोग टेस्ट इसलिए स्किप करते हैं बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। अरे यू आर नॉट प्रिपेयर्ड तो देन मे नीट 2023 मत देना, ये क्या लेने देना उसके। आप कितने बड़े गधे हैं ये जनता कि जिस चीज की तैयारी नहीं है वो वाला पेपर जरूर दे के आते हैं, मेन वाला। और ये वाला आप सोचना कभी हम करते क्या क्या है। 11वीं 12वीं में कुछ नहीं पढ़ा था साल भर, तो भी नीट का पेपर दिया ना, दिया। उस समय तो नहीं बोला नहीं तैयारी नहीं थी मेरी सर। क्यों इडियट्स हैं हम, गधे। मतलब पोटेंशियल, मैं फिर बता रहा हूं, इडियट्स इन द सेंस की हैविंग सो मच ऑफ पोटेंशियल एंड 0% रियलाइजेशन। भेड़ चाल पूरे दुनिया, मतलब पूरा भारत भेड़ चाल में, एंट्रेंस में भेड़ चाल में फंसा हुआ है, पता नहीं क्या क्या। अब तो फिर भी चलो अकल आ गई, 2-3 सालों में एनटीए के बाद तो अकल आ गई कि हाँ चलो एनसीईआरटी पढ़नी है। 5 साल पहले तो वो भी अकल नहीं थी लोगों को, 10 साल पहले वो भी अकल मास्टरों को भी नहीं थी, किसी को भी नहीं थी, क्योंकि सबको पता ही नहीं कौन किस लिए क्या कर रहे हैं, सबको अपने ईगो सैटिस्फाई कर। अरे अभी मन में बाद में बोलना, अभी मेरे को बोलने दो, बीच में इंटरप्ट मत करो यार, ऐसे माहौल खराब हो जाता है, मोमेंटम बिगड़ जाता है। तो रियलाइज इसलिए बता रहा हूं, चीजों को सबसे पहले सिंपल नहीं रखोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहली चीज यह है कि अगर आपको इस समय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मिड वे में आपको मई 2023 का पेपर पता होना चाहिए क्या आएगा। ये एनटीए आपको रोज हर साल बता देता है और ऐसे बेवकूफ तरीके से बताता है कि देखो हम तो यही करते हैं, हमको तो यही आता है। सीबीएसई पहले छुपा सकता था, सीबीएसई हैड द एबिलिटी टू कामोफ्लाज। वो आपको ऐसे बताता नहीं था कि पेपर में क्या आएगा, क्योंकि वो आपकी 3 चीजें टेस्ट करता था, नॉलेज एनसीईआरटी बेस्ड, एप्लीकेशन योर अंडरस्टैंडिंग, और प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि मुझे कौन सा सवाल अटेम्प्ट नहीं करना है, किस सवाल। अब हम क्या करते पता है, रोटेशनल मोशन है, जैसे मेरे को तो कभी समझ ही नहीं आया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अब रोटेशनल मोशन हम लोग साल भर सवाल होते नहीं हमसे, और एग्जाम के दिन पे उस पर टाइम लगाते हैं 3-4 मिनट, क्या पता हो जाए। फॉर्मूला लगाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाओगे, अरे तुमने साल भर तुमसे हुआ नहीं वो, तुमको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो मेरे से साल भर में चीज नहीं हुई वो मैं वो 2000 मतलब मेन पेपर में 3 घंटे का जो मेरा सिस्टम है उसमें मैं कर लूंगा। मैं नेट्स में एक भी शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाया, मेरे को शॉर्ट बॉल मेरे को पता नहीं होता ठिप्पा खा के किस पेस से आती है, मैं मैच में छक्का मार दूंगा उस बॉल पे। अच्छा इतना आसान जीवन। द पॉइंट इज कि कितने इफ यू आर, जब मुझे पता ही मेरे को नहीं आता तो मैं देखूंगा भी नहीं उस तरफ, दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक स्टूडेंट था यश, 2015-16 की बात है, वो एम्स में है, वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था 10वीं। 11वीं में वो अंग्रेजी मीडियम में आया पढ़ने, आया मेरे पास कि बोलता है सर मेरे पास मेरा हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है, मेरे को इंग्लिश मीडियम नहीं आती समझ में, बट मेरे को करना इंग्लिश मीडियम है, धुन थी उसको, मेरे को करना इंग्लिश मीडियम में है सर। उसको 6 महीने कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। 11वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ी उसने, 12वीं में उसके 83-84% बने, नीट उसने दिया ही नहीं। मैंने क्यों नहीं दिया कि बोले सर मेरी तैयारी नहीं थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, उसने साल भर मेहनत की। साल के एंड में जब हम बात करते थे तो मेरे को बोलता था सर कि, और उस समय मुझे एक चीज समझ नहीं आई जो मुझे अब समझ आई उसकी, वो मुझे बार बार कहता था कि सर मैं क्लासिफिकेशन पढ़ के नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोले सर मेरे को क्लासिफिकेशन मतलब एनिमल किंगडम पढ़ के नहीं जाऊंगा, मेरे को याद नहीं रहता। एनिमल किंगडम पढ़ के नहीं जाऊंगा, मेरे को याद नहीं रहता। मॉर्फोलॉजी पढ़ के नहीं जाऊंगा, नहीं याद रहता। मैंने कहा फिर भी देख ले यार। मैंने कहा लास्ट में अपन एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, कैसा भी कुछ कर लेंगे। बोले नहीं सर, मेरे को पता है एनिमल किंगडम के आपने बताया हुआ है 2 से 3 सवाल आएंगे, मॉर्फोलॉजी के 2 से 3 सवाल आएंगे, कुल मिलाकर 7 सवाल आएंगे या 8 सवाल आएंगे। मुझे पता है 90 में से मेरे को 82 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मैं सर 82 के 82 सही करके आऊंगा।
ठीक है, मुझे उस समय लगता था, मैंने कहा यार देख ह्यूमन एरर आप इसमें नहीं ध्यान दे रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग एट द ह्यूमन एरर, बहुत सारे वेरिएबल्स तू ध्यान नहीं दे रहा है, वहाँ पर किस प्रेशर में होगा, लगातार 3 सवाल आ गए, क्या तेरी साइकी ऐसी होगी कि तू 3 को स्किप करके चौथे पे मूव ऑन कर जाएगा। उसने 83 अटेम्प्ट किए, मतलब उसने एक एनिमल किंगडम का सवाल अटेम्प्ट भी किया और उसने 81 सही किया। अब आप समझो एक चीज, इसके बहुत सारे रेपरकशंस क्या क्या हैं। उसने एनिमल किंगडम पढ़ा भी नहीं था, उसने वो सवाल अटेम्प्ट किया, उसने सही किया। अगर मैं आप में से किसी को सीए एग्जाम का पेपर दूं, कॉमर्स का सीए का पेपर दूं, ठीक है, क्या करके आओगे? नहीं, मतलब आपको लगता है सीए के पेपर में, पूरे पेपर में एमसीक्यूज में आपको कुछ भी नहीं आता होगा? 10%, 15 आप करोगे स्कोर, डेबिट क्रेडिट तो पता ही होगा। एक सवाल ऐसा होगा कि इतना बैंक में पैसा जमा किया, इतना निकाला, इतना परसेंटेज में, आप समझ रहे हो? एक नॉन साइंस बैकग्राउंड को नीट का पेपर दिला दो, वो 0 नंबर लेकर आएगा। कुछ तो आता होगा। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, वो तो पता ही होगा। इसका मतलब दुनिया का हर एंट्रेंस एग्जाम किसी को भी दिला दो, 15 से 20% तो वो ले आएगा। इसका मतलब 15 से 20% पेपर फुद्दू बनता है जो सब कर सके। और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो 30 से 35% पेपर आप आंख बंद करके यूं ही करके आ जाओगे। तो 35% टू स्कोर 35% इज नो बिग डील, इज नो बिग डील, सभी करते हैं। तो आप समझ रहे हो मोमेंटम। आपने एनिमल किंगडम नहीं भी पढ़ा साल भर, तो भी आपने बाकी सारे टॉपिक्स को इतना स्ट्रांगली पढ़ा हुआ है कि उसका मोमेंटम आपको एनिमल, सवाल क्या पूछ लेगा वो, फ्लैट एयर एग्जाम्पल आप याद ही रहेंगे। लेकिन ये तब जब आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे सवाल सही किए हो, प्लांट फिजियोलॉजी के सारे सही किए हो, जेनेटिक्स के सारे सही किए हो, मॉलिक्यूलर, आपने बाकी आपने 100% पेपर सही करोगे ना, तब जाके वो ट्रांसपायर होकर नई जो चीजें नहीं भी आती है उसको भी सही करवा देगा। इसलिए आधा अधूरा कुछ नहीं होता। आपसे पूछते ना कोई चैप्टर की, सर ये चैप्टर कैसा तैयार है, सर थोड़ा बहुत है, इसका मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत क्या होता है यार? आप कभी इवैल्यूएट करो, एंट्रेंस या लाइफ इज 0 और 1 बाइनरी। जिस दिन आपने रियलाइज कर लिया योर लाइफ इज नथिंग बट बाइनरी नंबर्स, या तो 0 है या 1 है, बीच में कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत क्या होता है मुझे बताओ। सर ये चैप्टर थोड़ा बहुत आता है, इसका मेरे को आज तक रियलाइजेशन, मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा बहुत क्या होता है। आएगा बहुत बहुत, तुमको थोड़ा आता है? मेरे को आई कुड नेवर इमेजिन मुझे थोड़ा बहुत खेलना आता है सर। मेरे को तो मतलब क्रिकेट खेलना है, थोड़ा बहुत खेल लेता हूं। क्या मतलब होता है थोड़ा बहुत यार? बॉल फेंक लेता हूं तो उसको क्रिकेट खेलना थोड़ी कहते हैं। बैट पकड़ लेता हूं उसको क्रिकेट खेलना थोड़ी कहते हैं। आप समझ रहे हो? आइदर यू नो अ टॉपिक और यू डोंट नो अ टॉपिक, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। ये रियलाइजेशन आपको होना चाहिए। तो जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो, सर मैं चैप्टर पढ़ लिया, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो उसे तैयारी नहीं कहते, फिर वो चैप्टर तैयार नहीं है। सर मैंने नोट्स भी पढ़ लिए, मैंने एनसीईआरटी भी, हां मैंने उसके सवाल भी कर लिए, हां मेरा चैप्टर तैयार है। यही होती है तैयारी, बीच की कुछ नहीं होती। सर नोट तो पढ़ लिया, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, सर एनसीईआरटी पढ़ ली, नोट्स नहीं पढ़े। अरे तो करना दोनों है ना, शुरुआत से बोला जा रहा है दोनों ही करने हैं, तो फिर दोनों में से एक किया तो उसको तैयारी नहीं कहते। 50% टॉपिक तैयार नहीं होता, या तो 0 होता है या 100 होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपसे पूछ के बोलेगा तूने कितना पढ़ा है, जा उसमें से पूछता हूं, नहीं पूछेगा ना। चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया, आपकी तरफ से कब खत्म होगा? जब सबसे पहले तो आपको मजा आया, फिर आपको समझ आया, और फिर आपने याद किया। और याद किया का मतलब है पन्ने में से पूछ लूं कि किस पन्ने में क्या शब्द दे रखा है, और वो पता हो ना, इसे तैयारी कहते हैं। क्योंकि चौथी चीज पढ़नी नहीं है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यहां का दिया हुआ मॉड्यूल दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल के सवाल सॉल्व किए नहीं किए, फर्क ही नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर। वॉट मैटर्स इज योर क्लासरूम नोट्स एंड एनसीईआरटी, नथिंग एल्स विल मैटर इन योर बायोलॉजी वाला नीट का पेपर, होगा ही नहीं। तो ये दोनों पढ़ लिए हैं, तो मेरे को और पढ़ लेगा मतलब, यार देखो मैं हमेशा बताऊं, मेरे को 10-12 साल हो गए किताब खोले हुए। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं।
मैंने 2010 के बाद किताब खोली नहीं होगी। मेरे को आज ही मालूम है एनसीईआरटी के किस पन्ने पर किस पेज पर क्या लिखा हुआ है। और मेरा पोटेंशियल और आपके पोटेंशियल में दिन रात का फर्क है। आपका स्किल सेट मेरे से 4 टाइम्स बेटर होगा। ये समझने, ये नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी है। हर आने वाली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बेहतर होती है। ये बोला डार्विन ने, चिल्ला चिल्ला के बोला। हर आने वाली यही करता है। जेनेटिक्स, नेचुरल सिलेक्शन ऐसे रिसेसिव ट्रेड, खराब ट्रेड्स को हटाता रहता है, बेहतर ट्रेड्स को करने देता। तो भेज रहा है आपको उसका साथ में, तो एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? और ये इसलिए मैं, क्योंकि बहुत देखो टाइम ज्यादा भी है और कम भी है। ज्यादा इन द सेंस इसलिए है क्योंकि अगर इस छुट्टियों को, मैं फिर बता रहा हूं, ये दिवाली हॉलीडेज एक तरह इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है कि आपको ये देखना है कि यार मैं मतलब एम आई गुड इनफ और नॉट, वो जरूरी नहीं है कि मैं लायक हूं या नहीं। लायक तो सब है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इन छुट्टियों में जो पुराना चीजें हैं वो आप वापस रिकलेक्ट कर पाए तो आगे का जीवन आसान है। और अगर नहीं कर पाए तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। इतना खराब होगा आगे आपके साथ, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया में सबसे खराब मिडिल क्लास लोगों के साथ ही होता है, भिखारियों के साथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भिखारियों एम्बिशियस नहीं होते। एक खड़ा था ना, भीख मांगता है, उसको क्या चाहिए? 1 अरब रुपए। वो चाहिए 10, कोई 5-7 रुपए दे दे, मेरा खाना पेट भर जाए, ठीक है ना। वो महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस नहीं है। अल्ट्रा रिच आप लोग हो नहीं, कोई टाटा अंबानी बिरला, कोई पावरफुल कोई आपके पास है। यहाँ इतना कोई स्ट्रांग वाम होते थे, पावरफुल होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। समझ रहे हो? तो आप अल्ट्रा रिच कैटेगरी में हो नहीं, उस वाली केस में नहीं हो। हम लोग लोअर मिडिल क्लास, थोड़ा अपर मिडिल क्लास, ये रेंज है। और हम लोगों के पास क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, एम्बिशंस बड़े बड़े होते हैं। कोई छोटा नहीं सोचता यहाँ पर। ऐसा ही कोई छोटा सोच रहा है कि नहीं यार मेरे को कल का खाना मिल जाए, मैं ठीक, मेरे हर दिन ऐसे नहीं। एम्बिशियस, यू आर एम्बिशियस। तो एम्बिशियस का मतलब है कि सर मेरे को ये करना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए। तो इतना एम्बिशियस अगर आप हो लेकिन उसकी प्रेपरेशन आपके पास रत्ती भर भी नहीं है, तो सोचो कितना डैमेज कॉज करेगा वो आपको। भयंकर डैमेज। क्योंकि अभी तक तो क्या है कि चल रहा है काम, अभी भी आप अरे यार ठीक है, क्या कह रहा था मैं? भूल गया मैं। हाँ मतलब जो भी यार, मैं लेकिन अब वो यार कहने का मतलब इतना है कि इन छुट्टियों में मैं, क्योंकि अब अपनी क्लास दिवाली के बाद होगी, कल मेरी क्लास है नहीं, नया चैप्टर अपन एक दिन चालू कर नहीं सकते। मेरा सिर्फ इतना सा सजेशन और इतना सा एक प्लीड है कि जितना अभी तक हुआ है 25%, 30%, 40-50% जितना भी हुआ है वो एक बार पूरा अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। क्योंकि अगर इतना कर लिया तो आगे समय बहुत मिल जाएगा, बहुत समय मिल जाएगा। मैं बता रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं, मैं मार्च अप्रैल ऐसे 2-2.5 महीने होते हैं जिसमें आपको 6 महीने से ज्यादा का समय मिलता है। क्योंकि जब कोचिंग नहीं होता है, जब सिर्फ सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, तो आपके पास दिन में 24 घंटे में से 12 से 13 घंटे आप ऐसे आंख बंद करके पढ़ सकते हो। टफ टाइम्स आर अक्टूबर, नवंबर, इनफैक्ट नवंबर, दिसंबर, जैन, ये टफेस्ट टाइम्स होते हैं। वेदर वाइज भी ठंड होती है, दिन छोटे होते हैं, उठने में प्रॉब्लम होता है। मतलब वेदर इज अगेंस्ट यू। सेकेंड, सिलेबस का प्रेशर इज अगेंस्ट यू। बढ़ता, शुरुआत एक चैप्टर हुआ, तैयार कर लिया, दूसरा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब 5वां कर रहे हैं तो पहले 4 भूल गए, 8वां कर रहे हैं तो पहला क्या, अब समझ रहे हो, वो बढ़ता जा रहा है, आ रहा है। अब तो इसका मतलब, बट या तो आपको सकम कर, या तो हार मान लो कि सर फिर नहीं हो रहा, अब हो ही नहीं रहा, या ऐसे बोलो सर कोशिश तो करेंगे। देखो मैंने हमेशा कहा है, जितना जूझोगे ना, जूझना जरूरी है। इट इज नॉट अबाउट कमिंग आउट सक्सेसफुल। ऐसे मैं नहीं चाहता कि आप, और ऐसा होता भी नहीं है, सब जूझ रहे हैं, सब एक ही समय पर एक ही दिन बेड़ा पार कर लेंगे, नहीं ना। सब प्रिपेयर कर रहे हो। अब नीट एक दिन का पेपर है, 20 लाख स्टूडेंट्स हैं, निकलेंगे 1 लाख, तो 19 लाख तो नहीं निकलेंगे, ये तो पहले दिन का फैक्ट है। लेकिन मेरे को इतना बता दो, जो 1 लाख निकलेंगे और 19 लाख नहीं निकलेंगे, कौन स्टैम्प पेपर पे लिख सकता है कि कौन सक्सेसफुल है और कौन नहीं?
उसके 10 साल बाद 2023 में, सुनना, 2023 में 1 लाख स्टूडेंट्स नीट क्लियर करेंगे और 2023 में 19 लाख स्टूडेंट्स नीट क्लियर नहीं करेंगे। 2028 में आप मेरे को कह सकते हो वो 1 लाख सक्सेसफुल है और वो 19 लाख अनसक्सेसफुल है? नहीं कह सकते ना। इसका एक सिंपल फैक्ट भी है मेरे पास, फिगर्स है मेरे पास। तो 2023 में 1 लाख स्टूडेंट्स निकलेंगे, पीजी की सीट्स होती हैं 25,000, ठीक है, सुपर सेशन की होती है 5,500। मतलब इफेक्टिवली जो 1 लाख स्टूडेंट्स निकले हैं उनमें से 10 साल बाद 500 सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स बनेंगे, जो एम्बिशन आप लेके चल रहे हो। तो बाकी 19,900,000 लोगों का क्या हो रहा है? उनमें से बहुत लोग बहुत सफल हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। कोई कहां पर सेटल होगा, कोई कहां पर सेटल हो गया होगा, कोई कहां पर होगा, जबरदस्त तरीके से। तो दैट मीन्स, अगेन वो कहते हैं ना, दैट मीन्स वो एंट्रेंस वाला का जो 3 घंटे का पेपर है ना, दैट वॉज नेवर इंपॉर्टेंट, द प्रेपरेशन बिहाइंड दैट। और इसलिए प्रेपरेशन को मैं बार बार कैरेक्टर से जोड़ता हूं, बार बार, क्योंकि वो सक्सेसफुल तो आपको वो आपका कैरेक्टर बनाएगा। उस साल भर में आपने कितनी ऑनेस्टी सीख ली, कितना इंटेग्रिटी सीख ली, कितना डिसिप्लिन सीख लिया, कितना कंसिस्टेंसी सीख ली, कितना सेल्फ मोटिवेटेड हो गए, ये सारा कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है आपका। और मैंने हमेशा बताया कि ऐसा कोई बता देना जैसा आपको कोई व्यक्ति मिला हो जिसका कैरेक्टर आपको बहुत स्ट्रांग लगा हो लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो। कभी ऐसे रियलाइज करना कि दिन में अगर आप 50 लोगों से मिलते हो, आपको जो इंप्रेस करता है वो अनसक्सेसफुल दिखा क्या आपको कहीं? फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, अंदर झांक के तो किसी ने किसको देखा है, वो नहीं कर रहा मैं। फेस वैल्यू, सिंपल सी बात है, आपकी उम्र इतनी है फेस वैल्यू देखने की। आप में कोई इतना विजडम थोड़ी है कि आप ऐसे झांक कर और इवैल्यूएट समझ सको। बेवकूफ हो अभी भी आप, इस समय सब होते हैं, हम आपसे ज्यादा बेवकूफ थे। हाँ तो फैक्ट है ना, रिसोर्सेज हर जनरेशन। एट 17 आई वॉज अ बिगर इडियट देन यू आर। 2 चीजों में कंफ्यूजन हो मतलब नहीं, मतलब कंफ्यूजन क्या, दोनों में से दोनों करनी है तो कौन सा करें जिसमें मन लगे? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा हाँ, क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? मैं बताऊं ईमानदारी से, मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रहा हूं, मतलब प्रोफेशनली बता रहा हूं। मेरा कल फिर एक्ट है अमृतम में। तो मैं मतलब मैं फ्राइडे सैटरडे संडे सारी फिल्में देखता हूँ, सारा स्पोर्ट्स खेलता हूँ। अभी भी मैं क्रिकेट, अगर वो जानता हूँ, मैं स्टार क्रिकेटर हूँ अभी मैं। हमारे जो होता है ना, उसमें मैं स्टार कैटेगरी में आता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी में करता हूँ, ठीक है। मतलब जो आपको पसंद है वो आपको कौन करने से रोक रहा है? तो फिर कैसे डिसाइड आपको, जो आपका ये मन है ये भी करो, ये मन है ये भी करो। लेकिन मैंने कहा ना, ये फर्क है, 35 साल में और 17 साल में फर्क है। तो 17 साल में तो अभी आपके पास, अभी यहां क्यों बैठे हो? फर्स्ट क्वेश्चन इज 8.5 आप अपने 24 घंटों का 1/3 समय तो इस बेंच पे बैठे बैठे निकाल रहे हो। तो इसका मतलब इसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होना चाहिए। मैं अपने दिन का 1/3 हिस्सा इस जगह पर दे रहा हूं और ये मेरे को करना ही नहीं है। अरे आपसे इन जनरल बात कर रहा हूं मैं। द पॉइंट इज कि 1/3 ऑफ योर डे आपका यहां जा रहा है और ये आपको नहीं करना है, तो फिर यहां से निकलो। फिर 1/3 हिस्सा उस जगह निकालो जो आपको करना है। ये तो डिसीजन आप, मैंने फिर कहा ना, आप अल्ट्रा रिच थोड़ी हो। आपने ऐसे लोग थोड़ी रखे हुए जो मेरे को ये मुझे बताएगा कि मेरे को क्या पसंद है। नहीं बताएगा, आप बताओगे आपको क्या पसंद है। सर मेरे को तो जर्नलिज्म पसंद है, गुड इनफ। तो फाइंड आउट अबाउट जर्नलिज्म, फाइंड आउट कौन से कॉलेजेस हैं, कब फॉर्म निकलते हैं, क्या प्रोसीजर है, करो। आपके लिए लोग नहीं है, लोग नहीं है जो आपको ये बताएंगे कि आपको जर्नलिज्म पसंद है, ये कॉलेजेस हैं, ये फॉर्म्स हैं, करो। मास वो पसंद है, आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, वो करो। मैंने तो कहा था ना, इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। आप ऐसे यूट्यूबर्स, रील्स पसंद है आपको, तो बनाओ। अरबपति, आजकल सारे यूट्यूबर्स अरबपति हैं। वो बेचना आता है उनको, वो नींद से उठते हैं तो भी बेच, उसके भी उनको लाख रुपए मिल रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स, तरीके से उठो, फिर मजा, यू शुड एंजॉय।
अरे तो यार मेरे को आई लव सोशल मीडिया, तो इफ आई लव सोशल मीडिया, आई लाइक बीइंग ऑन सोशल मीडिया, तो एटलीस्ट मेक समथिंग आउट ऑफ इट। यार कुछ तो मतलब क्या करोगे फिर? मेरे को ये करना भी है, लेकिन मेरे को ये इतना अच्छा भी नहीं करना है। यार गजब मजे ले रहे हो। मतलब ये देखो हमारे पास 5-6 मिनट ही हैं, फिर आपका वो है। कौन से बचे हैं? हाँ वो कल लिख यार, एयर और वो क्या प्रीस्टलिन एयर पढ़ लेना आप लोग, मेरे को मत पूछो उसमें। कुल मिलाकर दिवाली के बाद जब आओ तो ऐसे गंदे शक्लें लेके, मतलब है नहीं आपकी गंदी शक्ल का मतलब है ऐसा उठ के मत आ जाना कि सर हमने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि भारत के विद्यार्थियों को ना मजा करना आता है ना सीखना आता है। क्योंकि जब सीखने का समय होता है तो मजे याद आते हैं, जब मजे का समय होता है सीखना याद आता है। शाम को खेलने जाओगे ना दोस्तों के साथ तो पढ़ाई याद आएगी, और जब पढ़ाई कर रहे होगे तो दोस्त याद आएंगे। हम इतने, हाँ मैं बता रहा हूं फुद्दू हैं हम, मैं मान लो ये बात, ये रियलाइज कर लो। जिस मोमेंट में हो उस मोमेंट में रहना सीख लो। इफ यू आर इन द क्लास, बी इन द क्लास। इफ यू आर आउट इन द पार्क, स्टे इन द पार्क। मतलब उस मोमेंट, उस पूरा कहते हैं ना, उस मोमेंट को निचोड़ो तो सही। छत पे बैठ के कबूतर को उड़ना देख रहे हो तो वैसे पूरा फील लो ना। फिर उस समय फिर P+Q क्या था बराबर, फिर ना तो कबूतर को उड़ते हुए देख पा रहे हो और ना P+Q याद आ रहा है। वो ये जो बादल है ना, जो ये ब्लड विजन है ना, ये हटा दो। बी इन दैट मोमेंट। आधा एसेंस इसका यही है। सवाल कर रहे हो ना तो उसमें ऐसे घुस जाओ, क्या ही कर लेगा, क्या ही पूछ लिया यार इसने, ऐसा क्या ही पूछ लिया जो मैं नहीं निकल पा रहा, और नहीं निकाल पा रहा तो देख समझ लेता हूं, फिर निकाल लूंगा। चैलेंज तो जूझना ही तो है। एंजॉय कर रहे हो उस मोमेंट को, एंजॉय करो। हमेशा जिस मोमेंट में हो उस मोमेंट को एंजॉय करो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चाय पी रहे हो तो चाय की चुस्की तो लो। खाना खाते हैं ना, छोला भटूरा खा रहे हैं, फोन देख रहे हैं, मुझे बताओ छोला भटूरा का स्वाद आएगा क्या? खाओ छोला भटूरा, लेकिन आप उसको आराम से तरी में उसको डुबो। आप समझ रहे हो? 2 छोले उसमें लो, तरी को 2 बार डुबो और फिर आप मुंह में रखो। उस समय कहां चाहिए ये प्याज, उसमें नींबू डाला हुआ हो, और ऐसा ईमानदारी से आखिरी छोला भटूरा कब खाया? ऐसे छोला भटूरा खाया होगा तो फील के साथ ही नहीं खाया। तो इंसान देखो यार, सारा एसिटाइल कोलिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, यही है सब जीवन। तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, यही है जीवन। मैं पार्टी दूंगा, लेकिन ऐसा जब आप कुछ ऐसा करोगे, कुछ ऐसा खुश करोगे जब आप मुझे, तो मैं दूंगा। अभी तक ऐसा आपने मुझे खुशी के बहुत ऑप्शन दिए नहीं है, दोगे जब डन। और मतलब मेरी कुछ ऐसा एंट्रेंस क्लियर करना नहीं हो, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खुशी मतलब जो आप जिस दिन खुश हो ऐसे बहुत, तो उस दिन आप ही पार्टी दे देते। देखो मेरे से दुआएं लो, पार्टी में आपसे लेता रहूंगा, है ना? डर लगती है ना तो अच्छा। देखो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मैं नास्तिक हूं, मेरे को ऐसे डरा ही नहीं सकते। मैंने कहा था ना इंसान कि वो ह्यूमन एवोल्यूशन, मैंने आपको बताया था, आपको इंडियस क्या होता है कि या तो प्रैक्टिकल चीज होती है, एक बंदर है दूसरा बंदर है, एक बंदर को दूसरे बंदर से केला चाहिए, तो उसके पास 2 या 3 तरीके ही हैं। या तो उसे मांगेगा, 3 तरीके हैं, या तो उसे मांगेगा पहला, दूसरा बोलेगा मेरे पास सेब है तू सेब रख, मुझे एप्पल, मुझे बनाना दे, बार्टर सिस्टम, और तीसरा कंपीट करेगा, जो स्ट्रांग होगा वो ले लेगा। ठीक है? इंसान क्या करता है? देख भगवान देख रहा है, तेरे को अच्छा काम करना है, नो लॉजिक, एब्सोल्युटली नो लॉजिक। लेकिन अगेन अ स्टोरी, इट इज अ स्टोरी विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ मैनर कि वो मिल जाएगा उसको। तो 2 चीजें हैं, या तो उस कहानी में रहो
और या उस कहानी को रियलाइज करो और बोको कि हमको फर्क ही नहीं पड़ता। तो बी, या तो बी अ पार्ट ऑफ द भेड़ चाल जो चल रहा है, जो हर सालों से चला आ रहा है, और या आप जिस दिन आप रियलाइज कर लो कि यार ये तो सिर्फ भेड़ चाल ही है, ये इसका मेरे जीवन जीने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है इसको। तो वो 2 तरीके हैं। तो जब हाँ, क्यों बनाना, क्यों मनाना? डन है, बंद कर दिया क्या इसको? चलो लो, आपको आज वो है स्टार ऑफ द मंथ, बंद करवा दो। स्टार ऑफ द मंथ मिलेगा आपको आज। आप लोगों का नहीं है क्या? होगा होगा होगा।